नो बोल। चलो एनीवेज चालू करते हैं। 7th में, हाँ। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन पे थोड़ी बहुत बातें की थी। हम अपेरेंट डेप्थ के बारे में बातें कर रहे थे। रिफ्रैक्शन तो उसके पहले ही चालू कर दिया था हमने, स्नेल्स लॉ पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हम अपेरेंट डेप्थ वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। तो लेट मी गिव यू गाइस अ क्विक रिकैप। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि लेट्स से यहाँ पर एक मछली है पानी के अंदर, और इसकी डेप्थ है लेट्स से डी। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू 2। तुम देख रहे हो म्यू 1 से, ये तुम्हारी आंखें हैं, ठीक है। तो अब देखो, इस सरफेस के नीचे तुम्हें क्या अपेरेंट डेप्थ दिखेगी मछली की, उसकी वैल्यू क्या निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपेरेंट डेप्थ अपॉन हम कहां से देख रहे हैं इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन एक्चुअली किस मीडियम में है वो, ठीक है। ये आ जाता है। फिर उसके बाद हमने बोला था कि यार अगर मान लो मल्टीपल मीडियम्स हो, पहला मीडियम T1 थिकनेस का, म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दूसरा मीडियम T2 थिकनेस, म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, फिर उसके बाद तीसरे वाले मीडियम के अंदर कहीं पर डी डेप्थ पे तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और तुम यहां से कहीं से देख रहे हो म्यू 4 से, लेट्स से म्यू 0 से देख रहे हो। तो तुम्हारे हिसाब से इस सरफेस के नीचे जो अपेरेंट डेप्थ होगी ऑब्जेक्ट की, या फिर ऐसे बोल दो इमेज जहां बनेगी तुम्हारे लिए, डी डैश बोल दो डिस्टेंस को फ्रॉम दिस सरफेस, नॉट फ्रॉम द आई। सो डी डैश अपॉन हम कहां से देख रहे हैं इज इक्वल टू ये वाली थिकनेस अपॉन म्यू 1, T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 बाई म्यू 2 प्लस T2 बाई म्यू 2 प्लस ये वाली डेप्थ अपॉन म्यू 3, डी अपॉन म्यू 3। यहां से हमें मालूम पड़ता है कि इमेज हमें इस सरफेस से कितना नीचे दिखती है, कि ऑब्जेक्ट की अपेरेंट डेप्थ क्या दिखती है। फॉलो कर रहे हो? जल्दी बताओ। यस ये सब पढ़ाया तो हुआ है ना मैंने, ऐसा तो नहीं कि पढ़ाया नहीं है, मैं बस रिकैप में दे रहा हूँ। आई हैव टॉट दिस। फिर उसके बाद हमने ग्लास स्लैब के बारे में बात की थी। यार लेट्स से हमारे पास एक ग्लास स्लैब हो, ये रहा ग्लास स्लैब, ऐसा ग्लास स्लैब ले लो, और ये ऑब्जेक्ट है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से म्यू। फिर हम यहां से देख रहे हैं, अगर यहां से देख रहे हो हैं, इफ वी आर व्यूइंग फ्रॉम दिस पोजीशन, तो क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट की इमेज थोड़ा सा शिफ्टेड दिखती है बाय एन अमाउंट डेल्टा एक्स। इमेज यहां दिखती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी आंखों तक रेज आ रही है, उन रेज को देखें तो ऐसा लगता है कि वो रेज आई पॉइंट से निकल रही है। इट फील्स एज इफ दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट आई। नाउ इस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, डेल्टा एक्स की वैल्यू इस थिकनेस पे डिपेंडेंट थी। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 बाई म्यू, आई थिंक ये आया था, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, T × 1 - 1 बाई म्यू। अब म्यू म्यू का मतलब क्या? म्यू का मतलब है इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू द आउटसाइड मटेरियल। आउटसाइड मटेरियल के रिलेटिव इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको म्यू रिलेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस हमने कोई क्वेश्चंस नहीं किए थे बिकॉज टाइम नहीं बच पाया था, मैंने बस फॉर्मूला डिराइव किया था। तो अब कुछ सवाल करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो शिफ्ट आता है ऑब्जेक्ट के, मतलब जो अपेरेंट ऑब्जेक्ट दिखता है अपने को, या फिर जो इमेज दिखती है उस तक जो शिफ्ट आता है, इज इट अलोंग द इंसिडेंट रे और इज इट ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे? किस तरफ का शिफ्ट आता है ये बताओ। अलोंग अलोंग द अलोंग अलोंग द इंसिडेंट रे, वेरी गुड। कि भाई जिस तरफ इंसिडेंट रे उसी तरफ शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास, वी हैव अ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है सर आपने कि बोला था कि अगेंस्ट भी आ सकता है किसी केस में। हाँ अगेंस्ट आ सकता है। देखो मैंने क्या बोला था कि डेल्टा एक्स का ये जो फॉर्मूला है ये हमें कौन सी डायरेक्शन का शिफ्ट देगा? अलोंग द इंसिडेंट रे का शिफ्ट देगा, अलोंग द इंसिडेंट रे का शिफ्ट देगा डेल्टा एक्स। अभी डेल्टा एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमने जो अलोंग द इंसिडेंट रे बोला है वो करेक्ट डायरेक्शन है शिफ्ट की। बट अगर मान लो ये नेगेटिव आ जाए तो अलोंग द इंसिडेंट रे -2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देना, इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट द रे 2 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली तो ये जो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला है ये अलोंग द इंसिडेंट रे का शिफ्ट है। अब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे तो बढ़िया है, नेगेटिव वैल्यू दे तो तुम समझ जाओगे क्या करना है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक।
अब देखो यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि भाई वी हैव ऑब्जेक्ट एट दिस पोजिशन, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, वी हैव अ ग्लास स्लैब एट दिस पोजिशन, एंड फिर क्या होता है, ग्लास स्लैब से जो रे ऑफ लाइट निकलती है, रेज निकलती हैं, वो मिरर पे पड़ती हैं, फिर वापस आती हैं, इस स्लैब के अंदर घुसती हैं, और फिर इमेज कहीं पर तो बन जाती है। फिर कुछ कुछ सवाल पूछे गए बेस्ड ऑन दिस। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शंस कितने होंगे, यहां से रे आई, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन, फिर वापस आई, एक रिफ्रैक्शन, फिर एक और रिफ्रैक्शन, फिर फाइनली यहां पर आ गई। एक दो तीन चार, चार बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा है। फिर पूछते हैं रिड्यूस्ड स्टेप्स कितने हैं। रिड्यूस्ड स्टेप का मतलब है कि यार ग्लास स्लैब के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना अपने पास कि यार यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ग्लास स्लैब से जब रेज पार हो जाएंगी तो फाइनली इमेज यहाँ कहीं दिखेगी डेल्टा एक्स से शिफ्टेड। तो ग्लास स्लैब का पूरा इफेक्ट एक काउंट करोगे, वन, फिर रिफ्लेक्शन टू, फिर वापस से ग्लास स्लैब का एक इफेक्ट, तो तीन स्टेप हो जाएंगे टोटल। तो रिड्यूस्ड स्टेप्स तीन है। तो ये जो पहले दो हैं ये तो टाइम पास सवाल है, मेन सवाल तीसरा है। सर मेरे को तो एक समझ में नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई? सर ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर है ना, तो फिर वो रिफ्लेक्शन क्यों होगा? सॉरी, क्या चीज? सर ये जो रे है वो परपेंडिकुलर है ना स्लैब से। डायरेक्शनल बोल रहा है। हाँ सुनो तो, सुनो सुनो, अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट तो ऐसे आ रही है, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, सर तो सुनो, यहाँ पर कोई लाइट अगर मान लो सीधी भी निकल जाए, कोई लाइट अगर सीधी भी निकल जाए, तो उसको रिफ्रैक्शन, उसमें उस केस में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताओ? हाँ बोलते हैं। बोलते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर घुस जाए तो उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे हम। ठीक है, तुम्हें हाँ यहाँ सर। पर दो तीन रेस कंसिडर करनी है। ठीक है, दो रेस कंसिडर कर लो एंड तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं तुम लोगों को 3 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँ। सर मुझे वो रिड्यूस स्टेप्स नहीं समझा जो आपने बोला ना, कि मतलब वो पार्ट समझा ग्लास का रिफ्रैक्शन को एक स्टेप कंसिडर ठीक है करते हैं। बता दो, सुनो सुनो, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर मैं सरफेस बाय सरफेस जाऊं, तो पहले इस सरफेस की इमेज निकालनी पड़ेगी, कहाँ आएगी, फिर इस सरफेस की इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर उसकी इमेज निकालेंगे, फिर वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, एंड ऐसे जाएंगे। ये है पूरा एकदम बेसिक से अगर जाए। इंस्टेंट तुम क्या कर सकते हो, यहां और यहां का मिलाकर एक सिंगल स्लैब बोल के इस सिंगल स्लैब की इमेज डायरेक्टली यहां पर बना सकते हो। तो यहां पर एक स्टेप कम हो गया। पहले तुम क्या कर रहे थे, यहां पर रिफ्रैक्शन, फिर उसकी इमेज, फिर उसकी इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट, फिर फाइनल इमेज निकाल रहे थे, मेहनत लग रही थी। वो मेहनत बचा के हमने एक स्टेप कम कर दिया कि भाई सीधा ग्लास स्लैब की इमेज कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दो बाई डेल्टा एक्स, यहां पर इमेज आती है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, इतना समझा। हाँ बस यही है। तो रिड्यूस्ड स्टेप्स कितने हो जाएंगे, पहले एक ग्लास स्लैब, फिर एक मिरर, फिर मिरर की जो रे है वो वापस से ग्लास स्लैब से पास करेगी शायद। देखो एक बार तुम लोग। हाँ हाँ सर समझा, तो 3 होंगे ना रिड्यूस स्टेप्स। एग्जैक्टली, गुड। ओके, थैंक यू। सर आपने किया है थर्ड वाला? नहीं अभी किया नहीं मैंने, वो तुम लोगों के लिए छोड़ा हुआ मैंने। ट्राई करो अभी। सर 10 किसका डिस्टेंस है, मतलब वो ग्लास स्लैब और मिरर के बीच में डिस्टेंस 10 है? हाँ
ठीक है भाई, कुछ लोगों ने आंसर भेजा हुआ है। 24 आंसर लग रहा है मुझे। मुझे इसकी वैल्यू 24 लग रही है। दिव्या का सही आंसर है, स्वाति का सही आंसर है। वंश तूने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ठीक है, सुनो एक काम करता हूं, मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वो तुम लोग कर लेना। अभी बस देख लो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, चलेगा क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई 4 रिफ्रैक्शंस हैं, 4 रिफ्रैक्शंस और एक रिफ्लेक्शन होता है। बट इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी अपने को, बिकॉज हम ग्लास स्लैब का टोटल इफेक्ट जानते हैं। ग्लास स्लैब के केस में एक दो रिफ्रैक्शन होंगे, और 2 रिफ्रैक्शंस के बाद फाइनली रे ऑफ लाइट बाहर आती है। उन दोनों को मिला के हम एक सिंगल इफेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड स्टेप्स 3 है, 3 रिड्यूस्ड स्टेप्स। ठीक है, 2 टाइम्स स्लैब्स, फिर एक बार रिफ्लेक्शन। सर एक बार रेडियो स्टेप समझाओ ना। हाँ मैं बताता हूँ, रुको। तो देखो, रिड्यूस्ड स्टेप का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखो यहां से मैं 2 रेस इमेजिन करता हूँ। एक रे जो इस तरफ जाएगी, सीधा सीधा जाएगी, ये तो ये कहीं पर भी मुड़ेगी नहीं, सीधा गई, सीधा गई, सीधा गई। लेट्स से तुम यहां पर हो, यहां तक आने तक रे ऑफ लाइट 1 2 रिफ्रैक्शन से गुजरी होगी। बट हम उन 2 रिफ्रैक्शंस का एक सिंगल इफेक्ट कंसिडर करेंगे। हम उन 2 रिफ्रैक्शंस को एक बार में ही कंसिडर कर लेंगे। तो हमने 2 स्टेप्स को रिड्यूस कर दिया इनटू 1 स्टेप। कैसे रिड्यूस किया? फॉर्मूला रट के। फॉर्मूला क्या रटा हुआ है हमने? हमने बोला कि भाई यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी इस तरफ, ठीक है। फिर जहां पर भी मुड़ेगी, ऐसे मुड़ गई लेट्स से, फिर वापस से ऐसे मुड़ जाएगी। अब देखो ये जो रेज हैं, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, हमें ऐसा लगेगा कि वो इस पॉइंट से आ रही है। हमें ऐसा लगेगा कि वो दोनों रेज इस पॉइंट से आ रही है। इस पॉइंट को बोल दो I1। सो I1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द एंटायर स्लैब। तुम स्लैब के इस तरफ खड़े हो तो तुम्हें इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां दिखेगी? I1 पे दिखेगी। ये शिफ्टिंग जो है, शिफ्टिंग डेल्टा एक्स हो जाएगी। एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू 1 - 1 बाय म्यू ऑफ द स्लैब। तो यहां पर
देखो वैसे तो ये म्यू जो होता है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बट बाहर हवा है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आ जाएगा यहाँ पे। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 9 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1/1.5 करोगे तो 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट था जो कि टोटल x डिस्टेंस दूर रखा था वो 3 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस अब क्या दिखेगा, x-3 दिखेगा। ये डिस्टेंस अब हमें x-3 दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इधर पे कोई खड़ा है तो उसको ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखेगी वो कहां दिखेगी, 10 + 9 + x-3 यहां कहीं दिखेगी उसको। यहां से ऐसा लगता है कि इधर से ही रोशनी आ रही है। अगर तुम्हारी नजरें इधर पे है, तुम्हारी आंखें इधर पे हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां से रोशनी आ रही है I1 से। समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को? बताओ सर नहीं आ रहा। यही सब। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आया, एक बार हाथ उठा के बताओ। हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? यस सर, अंडरस्टैंड। ओके ठीक है, ठीक है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। मैंने जस्ट लास्ट लेक्चर के एंड में पढ़ाया था, यहां ऑब्जेक्ट है और तुम इधर से देख रहे हो, क्या लगता है ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, उसी को तो इमेज बोलते हैं। तो ये इमेज जो आएगी ये O से डेल्टा x के शिफ्ट के बाद आएगी। O से शिफ्ट पैदा करो पहले तो डेल्टा x का, तो तुम I तक पहुंच जाओगे। व्हाट इज I? I इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इस बंदे को दिखेगी। डेल्टा x का फॉर्मूला ये है, 3 सेंटीमीटर आ जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर x डिस्टेंस दूर रखा था तो उसकी इमेज तुम्हें यहाँ पर x-3 डिस्टेंस पे दिखेगी फ्रॉम दिस पार्ट। तो यहाँ पर ये 9, ये 10, तो यहाँ पर ओवरऑल ये जो मिरर है ना, इस मिरर को क्या लगेगा, इस मिरर को लगेगा कि ये जो रेज आ रही हैं ये मेरे पोल से 10 + 9 + x-3 डिस्टेंस दूर रखी है। समझ में आ रहा है अब सब लोगों को? यस Yes, sir. -3 जो है वो एक बार बताएंगे? यार ये बताओ, ये शिफ्ट 3 सेंटीमीटर का है, ये चीज समझ में आ रही है क्या ये कि इसमें दिक्कत है? अगर इसमें दिक्कत है तो बताओ यार। समझ गए सर। 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट सर है, ये समझाओ ना 3 वाला। ये कैलकुलेशन में दिक्कत है क्या कि कंसेप्ट में दिक्कत है? कंसेप्ट। कंसेप्ट में दिक्कत है। देखो यार, एक ग्लास स्लैब अगर है मेरे पास, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तुम इधर से देख रहे हो, यू आर व्यूइंग फ्रॉम दिस पोजीशन। तो ये बताओ तुम्हें ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखती है? पोजीशन 1, पोजीशन 2 कहाँ दिखेगी बताओ, एक बार सोचो। सर 1 या 2 पे दिखेगी। 1 पे दिखेगी, लेट्स से डेल्टा x अमाउंट से शिफ्टेड दिखेगी। हाँ ठीक है, सर। O की इमेज डेल्टा x अमाउंट से शिफ्टेड दिखती है। डेल्टा x का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में डेराइव करवाया था, वो ये आया था। ठीक है, यस सर। इसमें T का मतलब है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, म्यू मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब यहाँ पर थिकनेस दी है कि ग्लास स्लैब की, हाँ 9 सेंटीमीटर दी है। सर उसमें म्यू तो हम की लोगों ने कुछ वैल्यू, अलग किया था ना, प्लस अरे किया यार था ना हम लोगों ने। भाई ये देखना यार, ये देखना तू अच्छा हाँ सर। यार। मेरे को अब ऐसा लग रहा है क्लास के शुरू से मैं अभी तक चाइनीज बोल रहा था भाई। रिकैप भी दिया मैंने तो इस चीज का, सेम चीज का। तुम लोग थोड़ा ध्यान दो यार। तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाता है कि भाई यहां से अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखेगा, इंस्टेड तुम्हें यहां दिखेगा। अब यू नो कि भाई वो तो बस एक इमेज है, इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो तुम्हारी नजरों को महसूस होती है कि भाई यहां रखी है। तो तुम्हारी आंखों तक जो रेस पहुंच रही है, उन रेस को अगर ध्यान से देखो वो ऐसा लगता है आई से आ रही है। तो यहाँ पर ये जो रेज आ रही है, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, इनको देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि वो I1 से आ रही है। तो I1 जो है ये कितने अमाउंट से शिफ्टेड आ रहा है इधर पे? ये शिफ्टेड आ रहा है 3 सेंटीमीटर से। मैंने देखा यहाँ पर डेल्टा x निकाल के, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा x-3। ये डिस्टेंस हो जाएगा x-3। अग्री करते हो? सर जल्दी बताना एक्स जो डिस्टेंस है स्लैब Yes, से sir. के पोल से। कौन सा x यार? ये वाला डिस्टेंस है, x इज दिस डिस्टेंस। ठीक है, Okay. ये x है, ये 9 है और ये 10 है। ओके, अब देखो, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई
यहां से रेज गई, यहां से रेज गई और रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आएंगी ऑफ कोर्स, और जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या है कि जो रेज ऑफ लाइट है ना, ये अपना पाथ रीट्रेस करके आ रही है। अगर ये अपना पाथ रीट्रेस करके आएंगी तभी तो फाइनली वापस जाके ऑब्जेक्ट पर ही मिलेंगी। तो रिफ्लेक्टेड रेज वापस ऊपर ही मिल रही है। रिफ्लेक्टेड रेज वापस से ग्लास स्लैब में घुसेंगी और फिर यहां पर आएंगी और यहां पर फाइनल इमेज बन रही है, विच मींस दे मस्ट हैव रीट्रेस्ड देयर पाथ। रिट्रेसमेंट तभी होगा जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा, और नॉर्मल इंसिडेंस तभी होगा जब इस मिरर को ऐसा लगेगा कि भाई जो ऑब्जेक्ट है जहां से रेज आ रही है वो मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। सो फॉर दिस मिरर दीज रेज आर इंसिडेंट नॉर्मली, जिसकी वजह से पाथ का रिट्रेसमेंट हो जाता है। रे जहां से आई थी वहीं लौट जाएगी, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज पैदा हो जाएगी। अभी नॉर्मल इंसिडेंस होने के लिए इन रेस को अगर हम देखें तो ऐसा लगना चाहिए कि ये रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं डायरेक्टली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं डायरेक्टली, बिकॉज रेडियस जो होता है ना, रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो I1 की पोजीशन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन के बराबर होना चाहिए। कितने लोगों को ये वाली चीज समझ में आ रही है? हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि I1 शुड बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो Sir, अब when you say retrace, doesn't it mean the red part that you done? सॉरी, आपने भी जो रेड लाइन बनाई थी ना सर, वो I1 से डायरेक्ट, हाँ सर, देखो retrace देखो का सुनो मतलब सुनो, ये पार्ट मैं नहीं बता हुआ। रहा हूँ। हाँ मेरी बात सुनो, ये गई, ये वापस ऐसे आ गई। अभी बताओ ग्लास स्लैब के अंदर सीधी सीधी चली जाएगी कि ये इस तरफ मुड़ जाएगी? क्या लगता है? सर मुड़ जाएगी। मुड़ेगी। फिर उसके बाद सीधी सीधी चली जाएगी कि बाहर निकलते टाइम वापस मुड़ेगी? नहीं सर, मुड़ेगी। मुड़ेगी। और ये वाली जो रे है ये ऐसी सीधी सीधी जाएगी, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है फाइनली यहां पर जाके मिलेंगी, है ना? तो फाइनल इमेज यहां हाँ पर सर। बनती है। अग्री? तो यहां पर ओके। मैं लिख देता हूं भाई, सिंस द image, final image is formed at O itself, final image is formed at O itself, it means the rays must have retraced their path, the rays must have retraced their original path after reflection from the mirror. है ना? एंड इसका मतलब क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस एट द मिरर। और मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस मतलब जो I1 है that coincides with C, I1 coincides with C, which means ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस मिला के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज 10 plus 9 plus x minus 3 is equal to 40 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ जाएगी यहां से। सही है ना? क्या बोलते हो? यस। अब देखो ये कंपैरेटिवली सिंपल सवाल था, इससे अगला वाला थोड़ा सा मेहनत का हो सकता है। तो अगले वाले सवाल पे चलेंगे, उसके पहले मैं 1 मिनट देता हूँ तुम लोगों सर को। आप वो बताओगे I1 coincides with C कैसे आया? ये बताओ, अगर हम चाहते हैं कि फाइनली इमेज यहीं पर बने तो इसका मतलब क्या है? सारी रेस वापस अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करके आ रही है, इसका मतलब ये। हाँ कि ना? हाँ अभी सर, बताओ, इंसिडेंट हाँ समझा। रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन के समय रिट्रेसमेंट होने के लिए यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ। अब अगर ये नॉर्मल है तो ये बताओ, ये जो लाल वाली लाइन है, शुड दिस बी द रेडियस ऑफ द मिरर? हाँ सर। रेडियस
का ये वाला पॉइंट तो चलो ठीक है मिरर पे है, ये वाला पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है, शुड आई कॉल दिस द सेंटर ऑफ कर्वेचर? यस। तो I1 कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है? नहीं? हाँ सर सही है, थैंक यू। ओके ठीक है, कॉपी कर लो भाई सब लोग, रीड करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर बोलो। Sir, when you were teaching the last two steps, I was just disconnected. So can you tell this part only that how we got the 40 there? हाउ वी गॉट The 40. रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होगी? फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगा, हाँ कि ना? Okay, yeah, okay, sir. और sir वो I dash coincides with C का आप क्या कह रहे थे? देखो ये बोल रहा था कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है? जो रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्ट होके फाइनली वापस आ रही है, वो सब यहीं पर मिल रही है ना? फाइनल जो रेज हैं वो वापस यहीं पर मिल रहे हैं, विच मीन्स वो अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करके आई होंगी, हाँ कि ना? Yes, sir. तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए कंडीशन क्या होती है कि नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए मिरर पे। मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस होने के लिए ये चीज रेडियस के बराबर होनी चाहिए। अच्छा रेडियस, ओ मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, सही है? हाँ सर। ओके Sir, object is at C. ऑब्जेक्ट इज नॉट एट सी। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है I1 जो कि ग्लास स्लैब बनाता है वो सी पे है। सुनो ऐसे सोचो यार कि रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, कौन सी रे मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए ताकि पाथ रिट्रेस हो जाए उस रे का? 3. रे नंबर 1 की 2 की 3? 3 sir. 3 ऑफ कोर्स। तो हम रे 3 को देख रहे हैं, रे 3 को एक्सटेंड करो, बोलो ये रे 3 ऐसा लगना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। रे 3 को एक्सटेंड करने से ऐसा लगना चाहिए कि भाई वो सी से आ रही है। तो सी कहां पर होगा? I1 पे कि O पे? I1. I1 ऑफ कोर्स। ठीक है जल्दी कॉपी कर लो भाई, अगले सवाल पे जा रहा हूं मैं इसके बाद। एक सेकेंड, तो ऑलरेडी है ना। लिख लिया? Yes, ठीक है, मैं sir. अगले सवाल, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है भाई रख लो, मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ। ओके ये रहा अगला सवाल, ट्राई करो। हिंट देता हूं, ऑब्जेक्ट की ग्लास स्लैब से इमेज बनाना, ऑब्जेक्ट की ग्लास स्लैब से इमेज बनाना, फिर रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनाना उसकी, फिर उसके बाद शायद वापस से तुम्हें यहीं से देखना है, तुम्हें वापस से यहीं से देखना है। योर आईज आर एट दिस पोजिशन, तो वो लिखा नहीं यहाँ पर, बट आईज आर एट दिस पोजिशन, मैं लिख देता हूं, तुम यहां से देख रहे हो। इसकी वजह से इमेज यहां, इसकी वजह से शायद इमेज यहां आए, फिर उस इमेज का इमेज वापस से देखना है, तो यहाँ कहीं पता नहीं क्या दिखेगा, देखो तुम।
सर इसमें हम लोग को पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज निकालना है कि एक्स डिस्टेंस निकालना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन द डिस्टेंस x shown in the figure is। अरे यार सुनो, यहाँ पे x की दो वैल्यूज थी वो देना भूल गए। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस की दो वैल्यूज रखनी है, एक 5 और एक 15 शायद। तो उनके करस्पॉन्डिंग इमेज अलग अलग जगह पर बनेगी। तो माई बैड यार, ये सवाल तो सर दो इनकम दो आंसर रहेंगे। हाँ, दो दो अलग अलग केस है, दोनों के लिए सेपरेटली सॉल्व करना है। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, मैं x की वैल्यूज बता देता हूँ तुम लोगों को। हाँ, एक 5 एक 20 है। x के लिए एक बार 5 ले लेना और एक बार 20 ले लेना। सॉरी यार, इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो गया ये तो। अब कंप्लीट है कि पहले x को 5 मान के फिर सॉल्व करो, फिर x को 20 मान के फिर सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट हुआ क्या? यस क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट का? बताओ। हाँ सर। सर मैसेज करें। एक मिनट रुक जाओ। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, देखते हैं। यार शायद, अच्छा नहीं नहीं, -17 हो जाएगा एक्चुअली। हाँ, -17 हो जाएगा क्योंकि एक और बार शिफ्ट होगा। ठीक है यार, मैं कर दूं सॉल्व फर्स्ट पार्ट एटलीस्ट। बताओ। सर यस मतलब सर। सर दोनों का मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, एक चीज में डिफरेंस है, कितनी हाँ, बार रिफ्रैक्शन। एक केस में शायद इमेज यहाँ बन रही होगी, एक केस में मिरर की इमेज यहाँ बन रही होगी, ऐसा कुछ हाँ होगा सर, शायद। सर एक में फर्क नहीं पड़ता फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन, और एक में पड़ता है, फर्स्ट वाले में पड़ता है, सेकंड वाले में नहीं पड़ता। चलो देखते हैं। तो देखो, एक रे ये कंसिडर करो, कंसिडर दिस रे। ऑब्जेक्ट से ये रे आएगी, ये तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी यार, ऑफ कोर्स दिस वुड रिट्रेस इट्स पाथ, है ना। ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। दूसरी रे के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स से एक रे आई यहाँ पे,
अब देखो ये रे अंदर थोड़ा मुड़ेगी फिर वापस बाहर आएगी, ऐसा लगेगा तुम्हें कि वो यहां से आ रही है। तो मिरर तक जो रेज पहुंचती है उन रेज को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहां पर मैं एक इमेज बना देता हूं ड्यू टू द स्लैब। स्लैब की वजह से इमेज बना रहा हूं I1। ठीक है, अभी I1 कितने अमाउंट से शिफ्टेड है, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। इंसिडेंट रे के अलोंग शिफ्टेड आ जाती है इमेज ड्यू टू द ग्लास स्लैब। डेल्टा एक्स की वैल्यू का एक फॉर्मूला है और वो है ग्लास स्लैब की थिकनेस इनटू 1 माइनस 1 अपॉन ग्लास स्लैब का बाहर के मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाहर है हवा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की लिख दो यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही हैं तो फाइनली ग्लास स्लैब से जब बाहर निकलेंगी ऐसा लगेगा कि वो यहां से आ रही है, जो कि 2 सेंटीमीटर शिफ्टेड है यहाँ पे। तो अब देखो, अब यहां से आने वाली जो रेज है, यहां से निकलने वाली जो रेज है वो ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो अब इस मिरर को क्या लगेगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, बिकॉज यहां से रेज आ रही है, इसको ऐसा लगेगा। तो यू की वैल्यू को ये वैल्यू मतलब I1 की पोजीशन डाल दो यू में और फिर इसकी इमेज निकालो कि मिरर कहाँ इमेज फॉर्म करेगा। सो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1, इफेक्ट ऑफ ग्लास स्लैब कि भाई ग्लास स्लैब पहले इमेज बनाएगा, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू ग्लास स्लैब। ये हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा कि भाई वो जो I1 बना वो बिहेव करेगा एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। I1 बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। अब कॉनकेव मिरर इसकी इमेज कहां पर बनाएगा वो निकाल लेते हैं। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो भाई यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अब इसकी फोकल लेंथ जो है वो हो जाएगी तुम्हारे पास, फोकल लेंथ दी है -10 हो जाएगी, 1/-10 माइनस 1/u। u खुद में नेगेटिव आएगा, तो देखो ये टोटल 32 है, 32 में से 2 हटाना पड़ेगा, -30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। सही है ना। I1 का डिस्टेंस इस पोल से 30 सेंटीमीटर है पीछे की तरफ, तो उसको -30 डालेंगे। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाती है तुम लोग मुझे बता दो, -15 आती है क्या। यस सर। सो -15 सेंटीमीटर का मतलब क्या, अब देखो अब यहाँ मैं x की वैल्यूज डाल देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ तक तो मैंने जनरल सॉल्व किया है, x की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। अब मैं x का इस्तेमाल करता हूँ। नाउ लेट्स यूज द वैल्यू ऑफ x। तो स्टेप अब पहला वाला जहां पर x की वैल्यू 5 दी हुई है, जहां पर x की वैल्यू 5 दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो मिरर है, ये मिरर इमेज कहां पर बनाना चाहता है, ये मिरर चाहता है कि भाई इधर कहीं इमेज बने, I2 इधर कहीं पर बने। ठीक है, यहां से जो रेज आई हैं वो जाकर इधर पे मिलना चाहती हैं। ठीक है, बट अभी क्या होगा, ये जो स्लैब है ये थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देगा। ये बोलेगा कि भाई इन रेस को मैं सीधा नहीं जाने दे सकता हूँ, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे आएगी, फिर वापस पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ कहीं कुछ हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद इस जगह पर इमेज बनना चाहती थी, बट क्या हो गया, ये जो रेस थी ये सीधी जा नहीं पा रही है, सीधा जाके 15 सेंटीमीटर पे मिलना चाहती थी, बट बीच में स्लैब आ गया, तो स्लैब ने शिफ्टिंग कर दी, जिस तरफ तुम्हारे इंसिडेंट रे जा रही थी उसी तरफ शिफ्टिंग कर दी। तो देखो ये जो मिरर की इमेज है ना I2, ये एक तरह से इस ऑब्जेक्ट सॉरी इस स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। आई रिपीट, मिरर ने जो इमेज बनाई I2
वो स्लैब के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। इस ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रेज ये है, हरे रंग वाली जो लाइन है। तो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट लगा दो 2 सेंटीमीटर का ड्यू टू द स्लैब, तो फाइनल इमेज यहां बनेगी। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। सर नहीं, ये हिंट का पार्ट नहीं समझ में आया। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। So basically, I didn't understand what was the use of x equal to 5 centimeter. हाँ देखो, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का यूज क्या मैं बताता हूँ। ये जो मिरर है कहां पर इमेज बनाना चाहता है? 15 सेंटीमीटर पे, हाँ कि ना? हाँ सर। जो ग्लास स्लैब है वो 5 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो ये बताओ, इमेज ग्लास स्लैब के पहले बन जाएगी कि ग्लास स्लैब से के बाद बनना चाहती है? बताओ। के बाद। सर उसके बाद। उसके बाद बनना चाहती है ना। तो यहाँ पर इधर पे इमेज बनना चाह रही थी, बट उसके पहले ये जो रेस थी जो रिफ्लेक्ट होके आई है, ये ग्लास स्लैब के थ्रू पास करेंगी, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएंगी, फिर ऐसे मुड़ेंगी, फाइनली यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी। तो 5 सेंटीमीटर का बस ये यूज था कि भाई ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, ये इमेज बनाए उसके पहले बीच में ग्लास स्लैब आ गया, उसके पहले ही बीच में ग्लास स्लैब आ गया। ये इसका इस्तेमाल, और कुछ भी नहीं। x = 5 का फॉलो। सर तो I2 यहाँ पे वो 15 सेंटीमीटर वाला मार्क है। I2 is at 15 सेंटीमीटर, यस। ये जो Okay. डिस्टेंस है, हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या And होगा। I3 will be like 2 centimeter more than that, right? एग्जैक्टली, गुड गुड गुड। Okay, thank तो you. यहाँ पर ऐसे मुड़ी ये रेस, और यहाँ पर ऐसे चली गई, इधर पे फाइनली I3 फॉर्म हो गया, इधर पे फाइनली I3 फॉर्म हो गया। सो I3 इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द ग्लास स्लैब। वो तुम्हारी नजरों को देखेगी, तुम्हारी आंखों तक जो रेज आ रही हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई वो I3 पे मिल रही है। सही है। अब यार सुंदर आंखें कैसे बनाते हैं भाई। Sir, काश is I बचपन। equal to the object's position? सॉरी, इज I3? नो नो, नॉट नेसेसरली। देख लेते हैं फिर भी। तो यहां पर देखो मेरे पास क्या आता है कि as the rays, as the reflected rays, So that can also be a question. Find the placement of x for which the image is formed on the object. बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, हाँ आगे ना। तो देखो यहाँ पर as the reflected rays pass through the glass slab, the slab treats I2 as an object, and forms its image as an object and forms its image. सर एक मिनट भाई। Image I3 at delta x shift along the incident ray. Just एक मिनट रुको यार, यहाँ थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मुझको। बट आई जस्ट होप यार यहाँ तक जो भी चीजें बताई हैं सब लोगों को समझ में आ रही हो। हम बोलो। सर मुझे बस एक डाउट है। बोलो। सर जब आप वो बोल रहे थे ना कि x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर का यूज, तो वो आप प्लीज एक बार बताओगे कि उसका यूज क्या था? बताता हूँ वापस, एक मिनट रुको। डेल्टा एक्स शिफ्ट along the rays incident on the slab. Sir, how did you get I2? ये I2 की पोजीशन है ना। देखो ये जो मिरर है, मिरर पे रेज आई, वो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट होके जहां पर मिलना चाहती हैं वहां पर ये मिरर इमेज बनाना चाहता है। मिरर कहां पर इमेज बनाना चाहता है? यहाँ पर इमेज बनाना चाहता है। बट अनफॉर्चुनेटली होगा क्या, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर पे जाकर मिलना चाहती है रिफ्लेक्टेड रेज, तो क्या होगा? बिफोर द रिफ्लेक्टेड रेज आर एबल टू फॉर्म एन इमेज, these reflected rays would have to pass through the slab, जिसकी वजह से
ये रेस जाकर फाइनली I3 पे मीट करेंगी। सब लोग फॉलो कर रहे हैं भाई, बताओ। सर प्लस स्लैब से तो जाना ही था ना। देखो स्लैब से, हाँ बस सही बात है, सर चाहे यहाँ पर बने, सुनो सुनो, सही बात है, चाहे यहाँ पर बने चाहे यहाँ पर बने इमेज, स्लैब से तो जाना ही था, सही बात है। बट बात क्या है कि इमेज, रिफ्लेक्टेड रेस की जो इमेज है वो बनने से पहले स्लैब से पास कर रही है कि इमेज बनने के बाद स्लैब से पास कर रही है। यहाँ पर कौन सा केस है, इमेज बनने से पहले ही पास हो गई, हाँ कि ना? जिसकी वजह हाँ से क्या होता सर। है मैं बताता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है। तो यहाँ पर किस तरह की इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है कि वर्चुअल इमेज बन रही है, किस तरह की इमेज है? सोचो एक बार, क्या यहाँ पर एक्चुअल रेज मीट कर रही रियल है? रियल। एक्चुअल रेज मीट कर रही है ना? सो यहाँ पर हाँ एक्चुअल रेज सर। मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है इस मिरर पे, इसको P बोल दो। तो P से I3 तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? -15 -2 17 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, चलेगा? मैं सिर्फ डिस्टेंस लिख रहा हूँ, डायरेक्शन वायरेक्शन छोड़ दो तुम। सो इस मिरर के सामने 17 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर एक रियल इमेज बनती है। सो रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट I3, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट I3। भाई जल्दी बताओ, अग्री करते हो सब लोग? यस यस सर। तो फाइनली तुम्हें I3 इमेज दिखेगी जो कि रियल इमेज होगी। ठीक है यार, आई होप यहां तक सब लोगों को समझ में आया। सर मेरे को पूछना है सर। पूछो ना। सर वो हम लोग ने I1 को O1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ना, लिख मतलब। दो ना यार, कोई बात नहीं, लिख दो, इट्स फाइन। अगर तुम I1 को नया नाम देना चाहते हो, तुम O1 बोलना चाहते हो, आई डू नॉट माइंड, वो भी सही होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है? मतलब वो पर्टिकुलरली आपने I1 लिखा है, वो इमेज के लिए नहीं लिखा है ना, मतलब इमेज 1 ऐसे। देखो I1 का मतलब है इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्लास स्लैब। इस ऑब्जेक्ट की ग्लास स्लैब ने जो इमेज बनाई वो है I1, है ना? अब वो इमेज इसके लिए सर ऑब्जेक्ट की I1 होगा तरह, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो? अरे अरे सुनो सुनो, क्या सच में ऑब्जेक्ट यहाँ उठ के चला जा रहा है कि ये नहीं जो सर। है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी नजर आ रही है यहाँ पर। तुम देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, बट असलियत में वो बस एक ऑब्जेक्ट की कॉपी है ना, जो रेज के मुड़ने की वजह से तुम्हें लगता है वहां रखा हुआ है ना? हाँ तो सर। असलियत में वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बस एक झलक है, ये बस एक इमेज है उसकी। सही बात है? ओके सर। हाँ सर। सर मैं खाली एक चीज कंफर्म कर सकती हूँ? श्योर श्योर, पूछो। So basically I1 is like the shift in the image, right, due to the mirror, and I2 is like the 15 centimeter mark where the image is formed due to like refraction from the reflection from the mirror, right? करेक्ट। And then I3 is like basically where it actually forms because again it's getting refracted through the glass slab, correct? यस। Okay, thank you. ठीक। सर ये V1 माइनस V इज इक्वल टू -15 है, ये स्लैब के बाद स्लैब से अगर वो इमेज ले उसकी उसका है ना? P से I2 तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। सर वापस बोलना। P से I2 तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर आया है, ओके। है ना? क्योंकि मिरर फॉर्मूला में सारे डिस्टेंसेस मिरर के पोल से मेजर होते हैं। यस सर। तो ये जो V है, जो U है, ये जो F है, ये सब कुछ कॉनकेव मिरर के पोल से मेजर किए गए। अग्रीड? Yes sir. ठीक है, अब मैं अगले पार्ट पे चलता हूं कि यार x की वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर होती तो क्या होता। अगर x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होती तो क्या हो जाता, देखते हैं। आगे बढ़ूं मैं, बताओ। यस सर। यस सर। तो देखो यार, अभी हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि भैया अगर x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होती तो क्या होता। तो यार देखो, व्हाट वुड हैपन इज, ये जो मिरर है ये इमेज यहां बनाना चाहता 15 सेंटीमीटर मार्क पे, और ये टोटल डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ये यहां पर इमेज बनाना चाहता है, इसको बोल दो I2, ये है I2, सही है? तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज जो आएंगी वो इधर पे मीट करेंगी। रिफ्लेक्टेड रेज कम टू दिस पोजीशन, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर आएंगी और मीट कर जाएंगी।
अब देखो यार होता क्या है, हम देख रहे हैं यहां से, हम देख रहे हैं यहां से, तो क्या हमें I2 दिखेगा? नहीं, हमें I2 नहीं दिखेगा। I2 से पास करके ये इमेजेस, सॉरी ये जो रेज हैं ये बाहर निकलेंगी। I2 से पास करके ये जो रेज हैं ये बाहर निकलेंगी, ऐसे आएंगी, ठीक है, दे वुड क्रॉस, एंड अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो रेज हैं दे वुड अगेन अंडरगो सम रिफ्रैक्शन, वापस से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ मुड़ेंगी, फिर बाहर आएंगी, वापस से फिर पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर कोई भी अगर खड़ा है उसको क्या लगेगा कि भाई इस इमेज की एक और इमेज बनेगी यहाँ पर, with a shift of delta x along the incident rays, with a shift of delta x along the incident rays। अग्री करते हो? जल्दी बताओ। मैं काम करता हूँ, मैं वापस से लिखता हूँ, यहाँ पर हमारी I2 बनेगी। I2 का मतलब क्या है? वो इमेज जो इन रिफ्लेक्टेड रेज ने फॉर्म करी है, वो इमेज जो इन रिफ्लेक्टेड रेज ने फॉर्म करी है। अभी रिफ्लेक्टेड रेज पहले तो ग्लास स्लैब से पास करेंगे, फिर हमारी नजरों तक पहुंचेंगे, फिर हमारी आंखों तक पहुंचेंगी। तो यहाँ पर ग्लास स्लैब से पास करवाओ इनको। तो देखो ग्लास स्लैब के लिए ये I2 एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, एग्री करते हो? यस Yes. तो अब यहाँ पर इस से यहाँ पर ये वाली रे तो सीधा सीधा निकल जाएगी, ये वाली जो रे है ये तो सीधा सीधा निकल जाएगी। इस रे की अगर हम बात करें, इस वाली रे की, तो पहले अंदर की तरफ मुड़ेगी, थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ेगी, फिर वापस से ओरिजिनल रे के पैरेलल हो जाएगी, फिर वापस से ओरिजिनल रे के पैरेलल हो जाएगी भाई। इसको तुम एक्सटेंड करो तो यहाँ कहीं तुम्हारी इमेज आएगी, यहाँ कहीं तुम्हारी इमेज आएगी। अब ये बताओ यार, ये जो बंदा है, इस तक जो ये रेस पहुंच रही है, ये सच में आगे जाकर कहीं पर मीट कर रही है? No, इनका sir. एक्सटेंशन बना के मीट करवाना हाँ, पड़ता है, virtual image. वर्चुअल इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इस केस में I3 आएगा, ये वर्चुअल आएगा। अब देखो I2 है 15 और ये जो शिफ्ट आएगा ये 2 का आएगा, तो अभी भी इस मिरर से 17 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है। बट पिछले केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है? पिछले केस में रियल इमेज बन रही है, इस केस में वर्चुअल इमेज बन रही है। एग्री करते हो सब लोग? सर वो समझाओ ना So how कैसे। did you know when it would come to the point where it won't be able to meet? क्या क्या? How did you know भाई like? सुनो, मुझे ये पता है कि अगर इस ग्लास स्लैब के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? इंसिडेंट रे के अलोंग शिफ्ट करके 2 सेंटीमीटर से, इंसिडेंट रे के अलोंग शिफ्ट कर दो 2 सेंटीमीटर से, वहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अब इस इमेज से आने वाली जो रेज हैं वो बना दो, तो ये कहां पर मीट कर रही है? इस इमेज पे तो मीट कर रही है, यहाँ की ना, बताओ। Yes. तो ये जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज 1 and 2, आर दे मीटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द ग्लास स्लैब और आर दे मीटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास स्लैब? बताओ। Other side. अदर साइड। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर मुझे पता था कि यार फॉर दिस ग्लास स्लैब दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दीज आर द इंसिडेंट रेज। तो भाई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट करो 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी। सिंस द इमेज इज ऑन दिस साइड, तो मतलब रिफ्रैक्टेड रेज सच में यहाँ पर मिल रही है, तो रियल इमेज है। यहाँ पर क्या है, मैंने देखा कि भाई इस ग्लास स्लैब के लिए ये I2 एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, जिससे रेज ऐसे आ रही हैं। अब इंसिडेंट रे के अलोंग शिफ्ट करो 2 सेंटीमीटर का, तो तुम्हें फाइनल इमेज मालूम पड़ेगी। वो फाइनल इमेज यहाँ पर है, विच मीन्स इधर पे अगर कोई खड़ा है तो उसको ऐसा लगेगा कि ये रेज आ रही हैं हमारी इमेज से। तो इन रेज का पॉइंट ऑफ मीटिंग यहाँ पर तो है नहीं, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज नहीं मिल रही है, उनका एक एक्सटेंशन बनाना पड़ता है। अग्री करते हैं भाई सब लोग? जल्दी बताओ। सर हाँ बोलो। सर यहाँ बस वो 2 सेंटीमीटर कहाँ पर है, वो क्या है वो बताएंगे? डेल्टा एक्स इज 2 सेंटीमीटर। मतलब वो स्लैब और I2 का डिस्टेंस था सर। नहीं, सॉरी स्लैब की वजह I3 से और नहीं, सुनो मैं बताता हूँ, रुक जाओ यार। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, फाइनली इमेजेस फॉर्म्ड एट I3, PI3 17 सेंटीमीटर आएगा, virtual images formed at I3। देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के इस तरफ तुमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया,
इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं, ये रही रेज ऑफ लाइट, ठीक है। ये रेज ऑफ लाइट थोड़ा सा मुड़ जाएंगी ग्लास स्लैब में एंटर करने के बाद, थोड़ा सा मुड़ गई, फिर बाहर जाने के बाद वापस से ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर कोई खड़ा है तो उसको क्या लगता है कि ये जो रेज है ये असलियत में यहाँ कहीं से आ रही है, इस पोजीशन से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इमेज दिखती है इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर इमेज बना देता है ये ग्लास स्लैब। अगर तुम इधर से देख रहे हो, यू आर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखने की बजाय उसकी एक इमेज दिखेगी। ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से कितना अमाउंट से शिफ्टेड है, दैट इज डेल्टा एक्स। ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर आया है, तो जो 2 सेंटीमीटर है दैट इज द शिफ्ट from the object to the image. It is basically a distance. It is basically a distance from the object to the image. किसका ऑब्जेक्ट, किसकी इमेज? ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ से जब हम देख रहे हैं तो हमें कहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब हमें तो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, वैसे हमें सीधा इमेज दिखेगी। तो असलियत में कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और हमें इमेज कहाँ पर दिख रही है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डेल्टा एक्स बोला गया है। अब समझ में आ रहा है क्या भाई? हाँ सर। सर I2 रियल होगा ना? I2 is a real image. Yes, I2 is a real image. But हमें हमारी आंखों को क्या दिखता है? हमें हमारी आंखों को ये वाली रेज दिखती हैं। हमारी आंखों तक तो ये पर्पल वाली रेज पहुंच रही हैं, जो कि एक्सटेंशन से मिलती हैं। You need to extend these rays to make them meet at I3. तो ये जो I3 है ये हमें दिखेगी, हमें सर आपकी आवाज नहीं। सर वी कैन नॉट हियर यू। हेलो सर यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ यार, सुन पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर अभी आ रहा है। जस्ट एक मिनट रुको। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया अपना पूरा, इसमें कोई डाउट बचा है क्या किसी का? सर यहाँ पे I1 नहीं होगा? क्या? अरे I1 तो हमने पहले ही कंसिडर कर लिया। सुनो, हमने क्या किया, हमने पहले स्टेप 1 2 कंप्लीट किया कि भाई ग्लास स्लैब से पास करो, रिफ्लेक्शन करो, और देखो रिफ्लेक्शन से कहाँ इमेज बनेगी। रिफ्लेक्शन से अब इमेज ग्लास स्लैब के पहले बनेगी कि ग्लास स्लैब के बाद बनेगी, वो एक्स पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम एक्स में घुसे। तो पहले हमने ग्लास स्लैब की इमेज फॉर्म कर ली, कहां पर बनेगी, रिफ्लेक्शन की इमेज फॉर्म करवा ली, मिरर से कहां बनेगी। फिर उसके बाद वापस आते टाइम ग्लास स्लैब से किस तरह से क्रॉसिंग होगी, वो हमने 2 अलग अलग तरीके से कर लिया कि भाई एक बार एक्स की वैल्यू 5 है, एक बार एक्स की वैल्यू 20 है। सही बात है। तो यहाँ पर ये जो I2 है ये ऑफ कोर्स I1 की इमेज है कि भाई मिरर के लिए I1 इज द ऑब्जेक्ट, फिर उसकी इमेज बन रही है I2 पे। फॉर दिस मिरर I1 इज द ऑब्जेक्ट, I2 इज द इमेज। सही है। हाँ सर, वाले और steps- I2 से I3 के बीच में वो डेल्टा एक्स है ना? Correct, correct. Why? Because for this glass slab, this I2 behaves as an object. उसकी इमेज बनती है I3, है ना? हाँ sir, actually I'm getting confused because in the previous one when you made that shift का thing, उसके लिए हम लोग को जो like distance आया that was from O to I1, and here it's like coming from I2 to I3, that's why. वापस बोलो। Sir, I'm actually getting confused क्योंकि आपने ये वाला जो केस किया है x equal to 5 centimeter, उसमें that delta x is from O to I1 and No, in no, the no, 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 no. I2 से I3 का डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स। देखो सर x equal to 5 centimeter में x equals to 5 सेंटीमीटर में क्या हुआ, देखो ये जो रेज है, कैन आई कॉल दीज द इंसिडेंट रेज? yes These rays are incident on the glass slab. yeah इंसिडेंट रेज जहां पर मीट करते हैं, क्या मैं उसको ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ? हाँ तो इस ग्लास स्लैब के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। सही है।
हाँ सर। उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बना रहा है यहाँ पर I3। ऑब्जेक्ट से कितना दूर होती है इमेज? डेल्टा एक्स इज द आंसर। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर। ये I2 कहां पर बन रही थी? 15 सेंटीमीटर पे। उससे और कितना शिफ्ट करना है? 2 सेंटीमीटर। तो ओके। फाइनली कितना दूर बन रही है इमेज? 17 सेंटीमीटर। गॉट इट सर, 17 थैंक सेंटीमीटर। यू। ओके, बस ये देखा Sir, करो यार कि second. सुनो, एक बार मेरे को फाइनल चीज बोलने दो। फाइनल चीज ये है कि ये देखा करो कि ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट रेस कौन सी हैं? इंसिडेंट रेस कौन है? वो इंसिडेंट रेस जहां पर मीट करेंगी वो ऑब्जेक्ट होगा स्लैब के लिए। उस ऑब्जेक्ट से डेल्टा एक्स डिस्टेंस दूर फाइनल इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की। I2 से निकलने वाली रेस इंसिडेंट है स्लैब पे। आई रिपीट, I2 से निकलने वाली रेस इंसिडेंट है स्लैब पे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है स्लैब के लिए, बिकॉज इससे इंसिडेंट रेस आ रही हैं। इंसिडेंट रेस जहां से आती हैं या फिर जहां पर भी मीट करती हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इंसिडेंट रेस I2 पे मीट करती हैं, तो I2 इज द ऑब्जेक्ट। ये एक रियल ऑब्जेक्ट है। फिर इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस दूर बनेगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब यार इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। दिस इज द बेस्ट आई कुड हैव डन। ठीक है, इसके बाद तुम्हें खुद से रीड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलो आगे। सर इस केस में रिड्यूस स्टेप्स कितने होंगे? देखो रिड्यूस्ड स्टेप्स कितने हैं देख लो। एक बार ग्लास स्लैब ने इमेज फॉर्म करी, फिर मिरर ने इमेज फॉर्म करी, फिर वापस से ग्लास स्लैब ने इमेज फॉर्म करी। तो 3 स्टेप्स हो गए। स्लैब, ओके। मिरर, देन वापस से स्लैब। सही ना? तो 3 स्टेप्स हैं यहाँ पर। मैंने वही किया है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में 2 केसेस हैं। या तो एक्स की वैल्यू 5 होगी या फिर एक्स की वैल्यू 20 होगी। तो उन दोनों के लिए मैंने अलग अलग तरह से सॉल्व किया। तो तीसरा स्टेप था ये। हाँ कि ना? यस। पहले मैंने स्लैब की इमेज बनाई, फिर मैंने मिरर की इमेज बनाई, फिर मिरर की इमेज बनानी है स्लैब के थ्रू, है ना? तो वो स्टेप 2 अलग अलग केस के लिए करना है। एक x = 5, एक x = 20। इसलिए मैंने स्टेप 3 2 पार्ट्स में किया। एक बार इसके लिए स्टेप 3, एक बार इसके लिए स्टेप 3। तो ये जो मैंने किया है पूरा, ये स्टेप 3 है भाई। ये स्टेप 3 है पूरा का पूरा। स्टेप 3 फॉर द फर्स्ट केस एंड स्टेप 3 फॉर द सेकंड केस। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं। सुनो, ये भी एक सवाल है, ये तुम लोग होमवर्क में ले सकते हो। यू कैन टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। इसको ट्राई करना। इसका आंसर मैं तुम लोगों को बता दूंगा बाद में, ठीक है? आई वुड सेंड इट ऑन द ग्रुप जब तुम लोग मांगोगे। दूसरी क्लास में मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा वहां पर जो सॉल्व किया उसका। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। सर देखो, So one question that what will we do if the image itself is being formed inside the slab? तो यार बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इन दैट केस तुम्हें शायद सरफेस बाय सरफेस जाना पड़े। एक मिनट रुको। नहीं, एक्चुअली में उस केस में भी वही करना पड़ेगा यार। उस केस में भी वही करना पड़ेगा कि अगर लेट्स से यहां पर इमेज बनना चाह रही है तो अगेन इसको शिफ्ट कर दो डेल्टा एक्स से। द सेम फॉर्मूला वुड बी वैलिड। क्यों? बिकॉज एक रिफ्रैक्शन यहां, फिर उसके बाद एक रिफ्रैक्शन यहां, तो फाइनल इफेक्ट वही आ जाएगा। फाइनल इफेक्ट वही आएगा कि इसको डेल्टा एक्स से शिफ्ट कर दो। ठीक है, इसको कंफर्म भी किया जा सकता है बेसिक से जाके। यू कैन आल्सो कंफर्म इट बाय गोइंग थ्रू द बेसिक्स कि भाई एक रिफ्रैक्शन हुआ, उसकी इमेज बनाई, फिर दूसरे रिफ्रैक्शन पे वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहां पे हमेशा की तरह अपना जो प्रोसेस है वो क्या था कि भाई हम कोई भी चीज ले लेते हैं, या तो मिरर ले लेते हैं या फिर कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लेते हैं। पहले प्लेन सरफेस लेंगे, फिर कर्व सरफेस लेंगे। तो प्लेन सरफेस पहले उठाएंगे तो फिर हम क्या स्टडी करेंगे सबसे पहले कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी। बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर बनेगी। फिर इसको चला के देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट चल दिया तो इमेज चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं हम। वी हैव अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब है कि यहाँ पर म्यू1 है, यहाँ पर म्यू2 है, और ये सरफेस पूरा प्लेन है, कर्व्ड नहीं है। इसके लिए हमने देख लिया कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ पर बनेगी। वी हैव फाउंड दैट। अब ऑब्जेक्ट को चला के देखो और फिर देखो कि इमेज कहाँ पर चलते हुए दिखेगी, क्या वेलोसिटी दिखेगी। फिर उसके बाद हम जैसे कर्व्ड मिरर्स पे आए थे, यहाँ पर भी हम कर्व्ड
रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे आ जाएंगी कि यार मान लो यहाँ पर म्यू1 है, यहाँ पर म्यू2 है, और दोनों के बीच का जो इंटरफेस है वो कर्व्ड है, स्फेरिकल है। फिर उसमें भी वही आएगा कि भाई चला के देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इमेज कैसे चलती है। तो यही प्रोसेस है अपना, ठीक है। और इसी के बीच में एक और चीज आ जाती है कि यार मिरर्स के केस में हमने पढ़ा था कि भाई मान लो मल्टीपल मिरर्स हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, यहाँ से रे गई इमेज बनी, फिर उस इमेज की यहाँ पर इमेज बनेगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से रे आई, रिफ्रैक्ट हुई, इमेज बनी, फिर वो इमेज इस रिफ्रैक्शन पे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, फिर उसकी इमेज बनेगी, वो तुम्हें दिखेगी। तो सेम प्रोसेस चल रहा है, पहले भी यही करते आ रहे थे, प्लेन मिरर्स के लिए भी वही किया, स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी वही किया, प्लेन रिफ्रैक्शन के लिए भी वही कर रहे हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए भी वही करेंगे, लेंसेज के लिए भी वही करेंगे, हर जगह पर सेम प्रोसेस चलता जाएगा। तो पहला पार्ट जो था मतलब प्लेन मिरर्स वाला, उस पर अगर किसी ने ध्यान दे लिया तो आगे की चीजें आसान लगेंगी ऑफ कोर्स, है ना। तो वहां पर हमने काफी टाइम स्पेंड किया था, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर। तो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर थोड़ा सा आसान लगे तुम्हें, मतलब एक्सपेक्ट तो नहीं बोल सकता, आई फील कि तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर आसान लगेगा। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, लेट्स से ऐसा कुछ है कि ये मीडियम है म्यू1, ये मीडियम है म्यू2, तुम्हारी नजरें यहाँ पर है, ये रही तुम्हारी आंखें, अरे यार इरेजर कहाँ गई, एक मिनट, these are your eyes, and तुम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो थ्रू नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस से देख रहे हो तुम। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज तुम्हें कहां दिखेगी, लेट्स से तुम्हें इमेज यहां दिखेगी, लेट्स से तुम्हें इमेज दिखेगी यहां पर, इसको हम बोलते हैं लेट्स से y, और इसको हम बोल देते हैं x। x किसका डिस्टेंस है, x है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, y किसका डिस्टेंस है, इमेज का। अब अगर x बदलेगा तो y भी बदलेगा, ऑफ कोर्स x बदलेगा तो y भी बदलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो अब देखो तुम्हें इमेज कितना अंदर दिखती है कैसे निकालेंगे, y by mu1 is equals to x by mu2, ये फॉर्मूला है। तो y is equals to mu1 by mu2 into x आ गया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy by dt is equals to mu1 by mu2 into dx by dt। क्या मैं dx by dt को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोल सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास, और dy by dt को इमेज की वेलोसिटी बोल सकता हूं, तो इमेज की वेलोसिटी अपॉन mu1 is equals to ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपॉन mu2, ये आ गया। सही है। देखो पोजीशंस में भी इसी तरह का रिलेशनशिप था, वेलोसिटी भी सेम तरह का रिलेशनशिप आ गया। इमेज की और ऑब्जेक्ट की पोजीशन में भी एग्जैक्ट सेम रिलेशनशिप था। इमेज की पोजीशन जो दिखती है तुम्हें सरफेस के नीचे अपॉन तुम जहां से देख रहे हो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ अपॉन वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर वेलोसिटीज में भी वैसा ही कुछ रिलेशनशिप आया। Because it इमेजिन was कर पा रहे हो भाई? proportional relation, that's why. हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पर वही चीज थी, तो डेरिवेटिव भी तो लिया हमने और कुछ भी नहीं लिया। अग्री करते हो? सर वापस तो बोलना VI जो आपने बोला था अभी। बताता हूँ, vi is image velocity, vu is object velocity। ठीक है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसा ये रिलेशन है वैसा ही ये रिलेशन है, दैट्स इट। क्योंकि इसी का तो डेरिवेटिव लिया है हमने, तो सिमिलर टाइप का रिलेशनशिप आना था, मैंने बस ये बोला और कुछ भी नहीं। जल्दी से इसको कॉपी करो, बेस्ड ऑन दिस एक सवाल करते हैं हम। सर वो बोला ना वापस, वो y by mu1 वाला जो आपने बोला था। क्या चीज बोलूं भाई, बताओ। सर, ये आपने कहाँ बोला से ना आया ये पता है? हाँ सर, बट बस वो बोला ना इसका इसका डेरिवेटिव लेना है भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है। ये बताओ dx by dt का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। हाँ। dy by dt का मतलब है इमेज की वेलोसिटी, हाँ कि ना? हाँ सर। तो अब बताओ भाई दिक्कत कहाँ पर हो रही है? सर ये y मतलब वो ऊपर वाला डिस्टेंस होगा ना भाई इमेज में देखो ना यार, मैंने जो फोटो बनाई है उस फोटो में देखो ना y क्या है,
y itself is the position, it's not moving. वो delta y y को के हम speed बोल सरफेस से रहे हैं. रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नीचे कितना दूर इमेज बन रही है वो है y। यार मेरी लैंग्वेज थोड़ा अनक्लियर है क्या? No sir. बाकी क्लासेस में भी इतने सारे डाउट्स आते हैं क्या सब लोगों को कि मेरी क्लास में आ रहे हैं? सर सबको नहीं आते सर। ओके ओके चलो ठीक है। चलो एनीवेज यार थोड़ा ध्यान दो यार, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। क्या होता है कि हर चीज अगर मैं 3-3 बार रिपीट करूंगा तो 2 साल की जगह 6 साल में अपना सिलेबस खत्म होगा। तो हो गया लिख के। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ बेस्ड ऑन दिस आई हैव अ क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दिस एक सवाल है हमारे पास, ठीक है, वो हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप आई ये कब के लिए है? जब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस चल रहा हो कि रुका हुआ हो? बताओ। रुका हुआ। रुका हुआ हो। तो अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस चल रहा है ना तो एक काम करेंगे, इस पे बैठ जाएंगे। Sir, चलेगा? then we have to take relative velocity, sir. एग्जैक्टली फिर तुम क्या It's करना है, इस just पे बैठ like जाना और what we had सॉल्व। done before in planes. एग्जैक्टली जो पहले करते आ रहे हैं वही करना है। तो वैसा कुछ सवाल है कि भाई यहाँ पर क्या है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये भी मूव कर रहा है। तो अगर हम जमीन से देखेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस मूव कर रहा है। मछली जो है मछली भी ऊपर मूव करते हुए दिख रही है हमें। जो चिड़िया है हमें चिड़िया भी मूव करते हुए दिख रही है। तो अब तुम्हें कुछ तो बताना है कि भाई apparent speed of the fish as observed by the bird and apparent speed of the bird as observed by the fish, relative velocity निकालनी है। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर मान लो मैं एक गाड़ी में जा रहा हूं विद द स्पीड v, मेरे हिसाब से एक गाड़ी 10 की स्पीड से यहाँ आ रही है और दूसरी गाड़ी 20 की स्पीड से यहाँ आ रही है। तो इस गाड़ी से सामने वाली गाड़ी की स्पीड क्या दिखेगी? 10 30. 30 होगा ना। अब देखो even though these are not their absolute velocities, ये तो मेरे रिलेटिव वेलोसिटीज हैं कि मुझे जो दिख रही है वो है ये। बट फिर भी देखो इनको आपस में 30 दिख जाएगी। कैसे? इसका बहुत सिंपल फंडा है कि अगर मान लो कोई मुझे लेट्स से इफ आई नो velocity of a with respect to c and if I know velocity of b with respect to c, velocity of a with respect to c पता है और velocity of b with respect to c पता है, तो can I find velocity of b with respect to a? हाँ पॉसिबल है। कैसे? सिंपल है। हाँ velocity of b with respect to c माइनस velocity of a with respect to c, ये कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि भाई c के रेस्पेक्ट में एक कॉमन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में b की और a की वेलोसिटीज निकाल लो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो b की अगर वेलोसिटी निकालनी है a के रेस्पेक्ट में तो सीधा c वाली जो वेलोसिटीज है उन्हीं से कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई c को इसकी क्या वेलोसिटी दिखी और इसकी क्या वेलोसिटी दिखी, उन्हीं को इस्तेमाल करके डायरेक्टली तुम काम कर सकते हो। तो अगर इसके पास 10 यहाँ पर है और इसके पास 20 यहाँ पर है एज सीन बाय c, तो अकॉर्डिंग टू a b की वेलोसिटी 30 आ जाएगी पक्का से। चेक कर लो यहाँ पर चाहे तुम, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 j कैप माइनस -10 j कैप, तो 30 j कैप हो जाएगा। 30 j कैप हो जाएगा, देख लो चाहे। तो a के हिसाब से b की वेलोसिटी 30 आ जाएगी। सही है? जल्दी बताओ। Yes sir. यस तो यहां पर मैं बताता हूं, इस फ्रेम पे बैठ जाना, इस फ्रेम पे बैठ के चीजें निकालना और तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सोचना एक बार, सारी चीजें हो जाएंगी। ट्राई करो। सर ऊपर एयर है ना। हाँ यार ऊपर हवा है। What is that 1 centimeter per second? कोई बताएगा व्हाट इज 1 The सेंटीमीटर पर refractive medium is 1 moving centimeter per by second is the speed. velocity. Like when the Of- refractive medium is moving, no? That one. Yeah. हाँ Yes. ये मीडियम मूव कर रहा है भाई। ऐसे मान लो पानी भरते जा रहा है जिसकी वजह से इसका लेवल ऊपर होते जा रहा है सामान। ठीक है,
sir. हाँ बोलो। Sir, the refractive and that fish is in that 4/3, no, sir, that refractive index. हाँ यार, मछली पानी में Sir, है। and also we have to assume that air to be 1, sir. You have to assume what? Air, the Yes, refractive yes. index of हाँ light. हाँ बिल्कुल, एयर का म्यू 1 लेना है बिल्कुल। Okay, sir. अच्छा, बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स दैट आई एम टीचिंग, जो होमवर्क है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले से, तो वो देख लेना यार, वो सॉल्व कर लेना। सर उसमें क्रिटिकल इमेज हो सके। हाँ तो क्रिटिकल एंगल आने वाला है अभी, जस्ट एक दो स्लाइड्स के बाद आने वाला है। So put the answer. सर भेज दिया। Yes, sir. हेre's the answer। ठीक है यार, मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ सब लोगों के। तो तुम लोगों के आंसर आ रहे हैं 27 और 48। ओके, एक मिनट, 133/4 कितना होता है? 33 नहीं यार। ओके, आई थिंक तुम लोग भी वही मिस्टेक्स कर रहे हो जो दूसरे बैच में बच्चे मिस्टेक कर रहे थे। सुनो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेट मी सॉल्व इट। मैं कर Sir, दूं? 1 minute, sir. Last Okay. step, sir. चलो ठीक है, करो करो। फर्स्ट का आंसर आता है 133/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आता है 133/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Sir, done. सबने कोशिश कर ली? ठीक है, सुनो मैं सॉल्व कर देता हूँ, काम करता हूँ, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। तो यार सबसे पहले हमें क्या करना है? We have to find the apparent speed of the fish as observed by the bird। कि मछली को, सॉरी, चिड़िया को मछली की क्या स्पीड दिखेगी, बर्ड को फिश की क्या स्पीड दिखेगी, वो निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट, we have to find velocity of fish as observed by the bird। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर खड़े हो जाते हैं, हम यहां पे खड़े हो जाते हैं, हम हैं ऑब्जर्वर, वी आर द ऑब्जर्वर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, velocity of fish with respect to the bird is equals to velocity of fish with respect to the observer minus the velocity of the bird with respect to the observer। अगर मैं ऐसा करूं तो चलेगा क्या? So, but which medium is the observer in, or does it not matter because we aren't looking Sorry, from sorry? any medium? I said, क्या? which medium is the observer in? हाँ, ऑब्जर्वर इस मीडियम में, ऑब्जर्वर इस Okay, मीडियम में। air. Okay. हाँ, सो O is an air, O is an air। अब देखो, बर्ड की ऑब्जर्वर के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो कह जाएगी, हो जाएगी 25 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 25 इन द माइनस जी कैप, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। बर्ड नीचे आ रही है, ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, ये 24, ये 1। कॉमन सेंस ये बोलती है दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आती हैं तो दोनों को एक दूसरे की स्पीड ज्यादा ज्यादा दिखती है। इसको सामने वाले की 25 दिखेगी, इसको भी सामने वाले की 25 दिखेगी। ओ को ऐसा लगता है बी नीचे आएगा 25 की स्पीड से, सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ कोर्स। इस चीज पे अग्री करते हैं सब लोग?
Yes, sir. Yes, sir. Now let's talk about the velocity of the fish with respect to O. Now अब इसमें लगेगी मेहनत. क्यों लगेगी मेहनत मैं बताता हूं. देखो ये जो डिस्टेंस है इसको बोल दो x. ये क्या चीज है? दिस इज द डिस्टेंस जहां पर एक्चुअल में मछली है, एंड लेट्स से ये y है. y इज द डिस्टेंस जहां पर फिश की इमेज दिखेगी o को. y इज द डिस्टेंस जहां पर o को फिश दिखती है, वहां पर उसकी इमेज दिखती है उसको बेसिकली. तो देखो x किस तरह से बदल रहा है उसके बारे में बात करते हैं. यहाँ पे x बढ़ रहा है 1 से, यहाँ पर x घट रहा है 12 से. तो ओवरऑल इफेक्टिवली x हर सेकंड में कितने से घट रहा है? 11 से घट रहा है. हाँ कि ना? अग्री करते हो? अगर इसको तुम x बोलते हो, तो यहाँ पर पहले तो ये सरफेस ऊपर जा रहा है 1 सेंटीमीटर में हर सेकंड से, 1 सेंटीमीटर से हर सेकंड में, और यहाँ पर ये मछली ऊपर आ रही है 12 सेंटीमीटर से. तो इफेक्टिवली ये जो x की वैल्यू है ये o को हर सेकंड में 11 से चेंज होते हुए दिखेगी. अगर मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 नहीं होता तो, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बीच में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वजह से o को f पे नहीं दिखेगी, f डैश पे दिखेगी. फिश जो है f की Sir, जगह f here डैश the पे दिखेगी. absolute velocity of fish is given, right? This is the absolute velocity of the fish with respect to the ground. ठीक है? तो देखो यहाँ So पर क्या you होगा? mean to say 11 centimeter per second in the like upward direction, right? For the fish, the speed. For the fish, अगर वहां पर हवा होती तो, मतलब अगर हवा होती ना, तो o को इसकी वेलोसिटी 11 दिखती. So that was a mistake only. हाँ समझा. Yes. तो हाँ, अभी क्या होगा यहाँ पर नीचे 1 होगा. ऑब्जर्वर को फिश की इमेज की वेलोसिटी क्या दिखेगी? एक्चुअली इसको f डैश बोल देता हूँ मैं. इसको f डैश बोल देता हूँ. फिश की इमेज यहाँ पर भी f डैश बोल देते हैं. That's actually better. यहाँ पर f डैश लिखेंगे, यहाँ पर भी f डैश बोलेंगे, और यहाँ पर इसको f डैश बोल दो. दिस इज द इमेज जो ऑब्जर्वर को दिखेगी, है ना? ऑब्जर्वर को दिखता है f डैश. सो इसको ऐसे लिख दो कि भाई इसको जो दिखता है उसकी स्पीड अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल में जो है अपॉन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि 4/3 है. अब चलेगा? जल्दी बताओ यार. Yes, sir. तो यहां से क्या आएगा कि मूविंग ऑब्जर्वर को जो फिश की वेलोसिटी दिखेगी, फिश की इमेज की वेलोसिटी दिखेगी, दैट इज 3/4 into 11 सेंटीमीटर पर सेकंड अपवर्ड्स. तब यहाँ पर कुछ नहीं, तुम्हें ये चीजें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. सो मछली की जो इमेज दिखती है बर्ड को, तो बर्ड को वो इमेज किस स्पीड से मूव करते हुए दिखेगी? जस्ट एक मिनट रुक जाओ भाई. दैट इज इक्वल टू 33/4 j cap माइनस -25 j cap. तो ये आ जाएगा 133/4 सेंटीमीटर पर सेकंड j cap. ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास कि भाई इस बर्ड को मछली की जो इमेज दिखती है वो किस स्पीड से अपने रिलेटिव मूव करते हुए दिखती है. आयर बोलो, टेल मी. Sir, okay. Sorry, sir. I made mistake. Sorry. ठीक है. So yeah, what is the difference between the two f? Like what is the difference between velocity of f dash o and velocity of f? हाँ, मैं बता दूं. With देखो, respect. सो एक है इसका रेट ऑफ चेंज और एक है इसका रेट ऑफ चेंज. ठीक है, कि भाई इसको x कितना तेजी से बदलते हुए दिखता है और इसको y कितना तेजी से बदलते हुए दिखता है. दो चीजें यहाँ पे. फॉलोड? हाँ. ये है x का रेट ऑफ चेंज, ये है y का रेट ऑफ चेंज. तो इसको मैं इनफैक्ट लिख देता हूँ अलग से अगर तुम लोग चाहो तो, कि दिस इज x एंड दिस इज y. सो VFO is the rate of change of x. VF dash O is the rate of change of y. हमें क्या दिखता है? हमें f डैश दिखता है असलियत में. तो इस बंदे को असलियत में f डैश दिखेगा, बट उसके लिए हमें dx/dt भी लगेगा. We require dx/dt, isn't it? तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस के रिलेटिव क्या स्पीड है रियलिटी में, वर्सेस जो इमेज बनती है जो हमें बाहर से दिखती है,
उसकी सरफेस के रिलेटिव क्या स्पीड है, उनका रिलेशनशिप है। सही है ना? तो सर जल्दी बताओ। हमें v f और v of f with respect to o, we have to take it like not thinking about the refractive index at that time. एग्जैक्टली। सो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है ना, इस ऑब्जेक्ट की इस सरफेस की रिलेटिव स्पीड है, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस की रिलेटिव स्पीड ये है, ये जो है इमेज की सरफेस की रिलेटिव स्पीड है ना? और बाहर से क्या दिखता है, बाहर से ऑब्जेक्ट दिखेगा कि इमेज दिखेगी, बताओ? Image. इमेज दिखेगी ऑफ कोर्स। आई होप यार क्लियर हो। अब अगला पार्ट भी सेम तरीके से करना है, अगला पार्ट भी सेम तरीके से करना है, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऑब्जर्वर को अंदर खड़ा कर देना है ना, अंदर से चिड़िया को देख और फिर मछली को बता भाई मेरे को इतना दिख रहा है, इन सारी चीजें हो जाएंगी। सही बात है? सोचो सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes. So I got till the point you found a velocity of like image of fish with respect to observer, but what like after that what did you do like to get velocity? मैं काम करता हूँ, मैं अगला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। अगला पार्ट जो है उसको अगर मैं करूंगा ना तो तुम्हें ये वाला पार्ट वापस से एक तरह से रिकैप हो जाएगा। ठीक है, मैं सेम चीज सेम स्टेप्स पानी के अंदर जाके रिपीट करूंगा, मैं सेम स्टेप्स पानी के अंदर जाके रिपीट करूंगा। तो जस्ट एक मिनट दो मेरे को। अच्छा, अगले पेज पे ही करना पड़ेगा एक्चुअली में। I'll have to solve this on the next page itself. So, sir, is it logical we take a second case and place the observer in the water and then बाद में fish देखता है वो? रुको देखो सुनो मैं बताता हूँ। अब ऑब्जर्वर को यहाँ पर पटक दो। This is the observer. So observer is viewing from the water. Observer O is now viewing from the water. अब देखो ऑब्जर्वर से जो एक्चुअल डिस्टेंस है बी का वो x मान लो, बट इसकी नजरों को बी पे नहीं दिखेगी बर्ड, बी से ऊपर दिखेगी कि बी से नीचे दिखेगी, क्या लगता है? से ऊपर। बी से ऊपर दिखेगी। गुड। तो यहाँ पर दिखती है इमेज बर्ड की, ये लेट्स से y है और ये लेट्स से x है। ठीक है, dx by dt का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितना तेजी से बदल रहा है। यहां से 1 सेंटीमीटर कम होता है हर सेकंड में, यहां से 24 सेंटीमीटर कम होता है हर सेकंड में, तो ये 25 सेंटीमीटर से कम होगा इफेक्टिवली। x जो है 25 सेंटीमीटर से कम होगा इफेक्टिवली हर सेकंड में। हाँ कि ना? सही बात है। b इधर मूव कर रहा है, ये सरफेस इधर मूव कर रहा है, तो इफेक्टिवली ये x डिस्टेंस कम हो रहा है दोनों तरफ से। इस तरफ से 24 सेंटीमीटर कम हो रहा है हर सेकंड में, इस तरफ से 1 सेंटीमीटर कम हो रहा है हर सेकंड में, तो ओवरऑल 25 सेंटीमीटर कम हो रहा है हर सेकंड में। तो यार ऐसे बोल दे यार, इस ऑब्जेक्ट को अगर इस ऑब्जर्वर को अगर एक्चुअल चिड़िया दिखती तो किस स्पीड से आते हुए दिखती, वो है dx by dt। सो जो एक्चुअल बर्ड है उसकी ऑब्जर्वर के हिसाब से जो वेलोसिटी होती वो आ जाती 25 सेंटीमीटर पर सेकंड इन द माइनस जी कैप, बट उसको तो बी डैश दिखती है। तो ऑब्जर्वर को एक्चुअल में बी डैश दिखती है, और ऑब्जर्वर कहां से दिख रहा है, ऑब्जर्वर दिख रहा है 4/3 वाले मीडियम से, इज इक्वल टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट की जो उसको वेलोसिटी दिखती अपॉन एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, म्यू इज इक्वल टू 1 में रखा है। तो यहां से मालूम पड़ता है कि ऑब्जर्वर को जो चिड़िया की इमेज दिखती है बी डैश, ऑब्जर्वर के रिलेटिव वो किस स्पीड से मूव करेगी, दैट इज 4/3 into 25 in the minus j cap। तो ये आ जाता है 100/3 minus j cap सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि भाई ये जो ऑब्जर्वर है इसके हिसाब से चिड़िया की जो इमेज है जो इसको दिखेगी एक्चुअल में, वो इमेज इस स्पीड से चलते हुए दिखेगी। नेक्स्ट, ये जो आदमी है उसको मछली किस स्पीड से चलते हुए दिखेगी, देखो उसको मछली तो चलते हुए दिखेगी 11 की स्पीड से, 11 सेंटीमीटर पर सेकंड जे कैप, इस स्पीड से चलते हुए दिखेगी। नाउ वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश इज इक्वल टू
बर्ड की इमेज ओ को किस वेलोसिटी से जाते हुए दिख रही है, माइनस फिश की क्या वेलोसिटी दिख रही है, ओ को। तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास -100/3 जी कैप माइनस 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड जी कैप। तो ओवरऑल आ गया -133/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड जी कैप। इसका मतलब क्या है, फिश को बर्ड जहां पर दिखती है बी डैश, वो पोजीशन से वो इस स्पीड से नीचे आते हुए दिखती है, 133/3 से नीचे आते हुए दिखती है। कितने लोगों को 70% और मोर समझ में आ गया वाला सवाल? 100% यार बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें रिलेटिव So only वेलोसिटी। the observer part is a bit tricky. क्या Only the observer part is a bit tricky. बट समझ में आया कि रिपीट Yeah. करूं? No need to repeat. Like I guess we should just like reread it once too. हाँ यार बिल्कुल, रीड तो करना ही पड़ेगा, एक बार वापस से सोचना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स, देखो यार रे ऑप्टिक्स में वही है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है यार रेज को फॉलो करते करते। तो इस वजह से थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स टफ लगता है लोगों को, बिकॉज इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप पे ध्यान रखना पड़ता है कहीं पर मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए रे ऑप्टिक्स टफ लगता है। अदरवाइज है आसान, अगर तुम एकदम सोच समझ के एक एक स्टेप करके जाओ। अब हर बार वो स्टेप्स सोचोगे ना, तो विद टाइम वो स्टेप्स तुम्हारे बहुत जल्दी जल्दी हो जाया करेंगे। you'll be able to carry out those steps in a very fast with a very fast speed। तो एग्जाम में सवाल हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में तुम एकदम कछुए की स्पीड से वो स्टेप्स लगा रहे होगे और सॉल्व नहीं हो पाएंगे एग्जाम में सवाल, पूरे एग्जाम में 5 सवाल हो पाएंगे सिर्फ। तो प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर ऑफ कोर्स, है ना? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, बताओ। सुनो एक काम करता हूँ, ये मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा तुम लोगों को, तुम लोग जगह छोड़ देना इसको लिखने की। मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा दूं एटलीस्ट। अब देखो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये मैंने होमवर्क लिख दिया इस पे, ये बाद में पीडीएफ आ जाएगी तुम लोगों के पास। नाउ लेट मी स्टार्ट विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? क्योंकि कुछ होमवर्क क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है, कई सारे होमवर्क क्वेश्चंस इस पे बेस्ड है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट डाउट लेक्चर हो उसमें मैं वो होमवर्क डिस्कस कर लूं, ये वाला, और मतलब जो भी पहले के होमवर्क्स बाकी हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लूं। ठीक है, चलो। तो देखो क्या होता है, अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ऐसा होता है कि भाई रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ बेंड होती है, इट बेंड्स इनसाइड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब यहां पर चाहे तुम इस रे ऑफ लाइट को ऐसे भी भेज दोगे ना, ऐसे भी बहुत छोटा सा, मतलब यहाँ पर बहुत छोटा एंगल है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 है, लेट्स से 89.9999, तो वो थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वो हल्का सा अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, वो हल्का सा अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इस केस में ये रे ऑफ लाइट वापस इस मीडियम में कंप्लीटली आ जाएगी। ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। असलियत में देखो क्या हो रहा होता है कि एक रे आई, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब इसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है और एक रिफ्रैक्टेड रे बन जाती है। हमेशा ऐसा होता है, एक रिफ्लेक्टेड रे पक्का से बनती है रिफ्लेक्टेड रे, और एक रिफ्रैक्टेड रे हमेशा बनती है। बट इस केस में, कौन से वाले केस में, जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है, तब हमें ऐसा नहीं दिखता है कि यार दैट रिफ्रैक्टेड रे खत्म हो गई, पूरी की पूरी इस मीडियम में आ गई। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट द रे एक्चुअली बेंड्स मोर टुवर्ड्स दिस मीडियम। जिस मीडियम में जा रही है ना उसमें और ज्यादा मुड़ने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि भाई मैं डेंसर मीडियम में ही रहूं, वो वापस रेयरर मीडियम में नहीं आना चाहती। तो ये एक केस हो गया। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट केस देखते हैं, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट केस देखते हैं, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जब जा रही है लाइट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब क्या होता है, रे ऑफ लाइट अगर मान लो ऐसे आई तो वो बाहर मुड़ती है, बाहर की तरफ मुड़ती है। ऐसा लग रहा है कि वो वापस से डेंसर मीडियम में आना चाहती है। ऐसा लगता है कि इसको डेंसर मीडियम से थोड़ा प्यार है, वापस वहां आना चाहती है। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। और एक रिफ्लेक्टेड रे भी होगी ऑफ कोर्स, उसको तुम खत्म नहीं कर सकते, वो भी होगी पक्का से। नाउ लेट्स से आई इंक्रीज दिस एंगल, मैं थोड़ा सा एंगल बढ़ाता हूं, हल्का सा एंगल बढ़ाया, तो यहां पर ये रही रिफ्रैक्टेड रे। ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट डेंसर मीडियम में घुस गई। नाउ देयर वुड बी एन एंगल जिसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कि तुम्हारी इंसिडेंट रे आई और रिफ्रैक्टेड रे जस्ट ग्रेस करते हुए जा रही है, अगले मीडियम में घुस गई बट वो ऑलमोस्ट ग्रेस करते हुए जा रही है, वो डेंसर मीडियम में वापस घुसने वाली है।
अब इसके बियॉन्ड अगर तुमने हल्का सा भी एंगल बढ़ाया ना तो क्या होगा पता है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये उस मीडियम में घुस जाएगी। बट अगर वो सेम मीडियम में है, जिस मीडियम में आ रही थी उसी मीडियम में है, तो उसको रिफ्रैक्टेड रे बोल नहीं सकते, वो रिफ्लेक्टेड रे से मिल जाती है, वो रिफ्लेक्टेड रे से मिल जाती है सीधा, एंड वी वुड ओनली गेट अ रिफ्लेक्टेड रे, यू वुड नॉट सी एनी रिफ्रैक्शन। हमें कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखेगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। तो हम इस चीज को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया भाई, हमें कोई रिफ्रैक्शन देखने को ही नहीं मिला। तो क्या हर एंगल पे होता है? वो नहीं, एक क्रिटिकल एंगल होता है थीटा सी, उसके बियॉन्ड अगर एंगल रखा तुमने इंसिडेंस एंगल, तो ही ये चीज पॉसिबल है। अभी काम करता हूं, इसकी मैं कैलकुलेशंस लिख देता हूं, लिखते समय सेम थ्योरी में वापस बताऊंगा, लिखते समय मैं सेम थ्योरी वापस से बताऊंगा, उस टाइम ध्यान दे लेना अगर किसी ने नहीं सुना है तो। मैं लिखना चालू करता हूं। तो यहाँ पर एक मीडियम है विच इज डेंसर, यहाँ पर एक मीडियम विच इज डेंसर, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ये हमारा नॉर्मल है। अब यहां पर अगर कोई रे ऑफ लाइट आई इस तरह से, तो वो सीधी जाने की बजाय थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, इस तरह से जाती है, और इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये एक नॉर्मल डायग्राम है, ये एक नॉर्मल डायग्राम है। अब एक काम करते हैं, धीरे धीरे आई की वैल्यू बढ़ाते हैं, जिस एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट है विद द नॉर्मल, उस एंगल को बढ़ाना चालू करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जिसके करस्पॉन्डिंग की रिफ्रैक्टेड रे मुड़ मुड़ के ऐसे जा रही है। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जिसके करस्पॉन्डिंग ये जो रिफ्रैक्टेड रे है एकदम ग्रेस करते हुए जा रही है, कि भाई बस अंदर आई है रेयरर मीडियम के, ऑलमोस्ट डेंसर मीडियम की तरफ मुड़ने ही वाली है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं वो वाला डायग्राम बना देता हूं अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रहा भाई क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का केस, कि भाई एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं हम थीटा सी क्रिटिकल एंगल, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी रिफ्रैक्टेड रे बस ग्रेस करते हुए चली जाती है। वो रेयरर मीडियम के अंदर तो घुस गई, बट वो इस बाउंड्री के ऑलमोस्ट पैरेलल जा रही है, ऑलमोस्ट पैरेलल जा रही है, या फिर बोल दो एग्जैक्टली पैरेलल जा रही है, जो भी बोलना तुम्हें, कि भाई वो इतना मुड़ते आ गई कि वो डेंसर मीडियम में जस्ट घुसने ही वाली है वापस। तो इसके बियॉन्ड अगर तुम थीटा सी रखोगे, इससे बड़ा एंगल रखोगे इंसिडेंस का, तो यू वुड ओनली सी अ रिफ्लेक्टेड रे, कोई रिफ्रैक्टेड रे दिखेगी नहीं तुम्हें। तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम बोलते हैं देयर इज टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर मैं वो वाला भी केस बना देता हूँ कि भाई अगर मान लो रे ऑफ लाइट यहां से आई इस तरह से, तो वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, वो चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस है। सो दिस इज थीटा ग्रेटर थीटा सी, दिस इज थीटा ग्रेटर देन थीटा सी। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ भाई अब क्लियर हुई हैं क्या सब लोगों को? So it is possible only for denser to rare, right? हाँ बिल्कुल, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर इनटू द रेयरर मीडियम, ताकि वो मुड़ मुड़ के वापस यहाँ आ जाए। सही बात है सर? वो Yes, पैरेलल क्यों नहीं हो जाता लेकिन? किसके पैरेलल? मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना सर, हम लोग बहुत कम एंगल है, तो फिर वो डायरेक्ट पैरेलल क्यों नहीं हो पाता? हाँ हो सकता है ना, देखो अगर मान लो तुम रे ऑफ लाइट ऐसे भेजोगे तो वो ऐसे ही चली जाएगी, क्या दिक्कत है उसको? उसको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना? अगर तुम सरफेस से ग्रेस करते हुए इंसिडेंट रे भेजोगे तो सरफेस से ग्रेस होते हुए चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसको, क्या दिक्कत है ना? हाँ सर। ठीक है, देखो तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई सबसे पहली बात, इसको म्यू 1 बोलो, इसको म्यू 2 बोलो, म्यू 1 म्यू 2। सो म्यू 1 शुड बी ग्रेटर देन म्यू 2 टू ऑब्जर्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टू ऑब्जर्व TIR। TIR का फुल फॉर्म हेडिंग में है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब वो जो एंगल है जिससे बड़ा एंगल चाहिए,
TIR देखने के लिए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. सो द इंसिडेंस एंगल should be greater than a particular angle. So theta incidence should be greater than theta c is the required condition for TIR. अदरवाइज TIR देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें. थीटा सी कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है. करेस्पॉन्डिंग टू थीटा सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आता है? करेस्पॉन्डिंग टू थीटा सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है 90 डिग्रीज. करेस्पॉन्डिंग टू थीटा सी रिफ्रैक्टेड रे अंदर वाले नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाती है. अग्री करते हैं सब लोग? सर एग्जैक्टली थीटा सी पे होगा तो खाली वो हॉरिजॉन्टली ग्रेज करेगा हाँ, ना. अगर देखो, अगर थीटा सी देखोगे, थीटा सी पे आईना रे, तो दो रेज दिखेंगे, एक रिफ्लेक्टेड रे दिखेगी, एक रिफ्रैक्टेड रे दिखेगी. यू वुड सी टू रेज. ओके, We तो would क्या still सिर्फ see both. वी वुड स्टिल सी बोथ. इसका एक वीडियो भी है, Okay. मैं Yes, तुम sir. लोगों को वीडियो भेज दूंगा. ठीक है, सर रिफ्लेक्टेड कैसे दिखेगी? हाँ मैं तुम्हें सर, लोगों को खाली मैं वीडियो भेजूंगा ना तुम लोगों को. Sir, video based. when we put on light on water, that time like the same phenomena happens, no sir? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल. सो फाइंडिंग थीटा सी, तो यहाँ पर थीटा सी कैसे निकालेंगे? बोलेंगे यार देखो, फॉर I is equals to theta c, R is equals to 90 degrees. R is equals to 90 degrees. तो यहाँ पर अब स्नेल्स लॉ लगा दो. स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? mu1 sin theta c is equals to mu2 sin 90 degrees. तो sin of theta c आ गया मेरे पास mu2 by mu1. तो theta c is equals to sin inverse of mu2 by mu1. इसको हम बोलते हैं critical angle of incidence from the denser medium into the rarer medium, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ अंदर. सर जस्ट एक मिनट रुको. थीटा सी इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी ऑफ इंसिडेंस. हाँ बोलो. Sir, this is an assumption or like it is true for everything, sir? इट इज ट्रू ऑलवेज. Always. मैं तुम लोगों को एक वीडियो भेजूंगा एज अ प्रूफ कि I ऐसा mean होता है. the formula, sir, formula. फॉर्मूला भी एकदम परफेक्ट है. ठीक है, Okay, sir. सर हाँ बोलो. सर मतलब critical angle is being like a angle of incidence in the always in the denser medium, और उसकी जो reflected rarer medium में होगी वो always 90 degree होगी ना? हाँ, रिफ्रैक्टेड रे. यस Reflected in the rarer medium. yes. Okay. So for theta greater than theta c, we would only see a reflected ray. We would only see a reflected ray. No refraction occurs. Sir, this is also based on that Fermat's law of principle, sir. What Feynman कहाँ से आ गया भाई इसमें? Of at least Snell. no Fermat's that. वो फॉर्मेट बोल रहा होगा. अरे यार, Fermat's principle is just a principle to help you prove Snell's law. Sir, It's just a okay. Sir, but how does this? Here, सुनो. You don't have to consider Fermat's principle anywhere. It is not in J syllabus. ठीक है, तुम्हें अगर सच में पढ़ना है तो घातक Sir, नाम won't की it be going in? सुनो मेरी बात सुनो. अगर तुम्हें सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ये सब डिटेल में पढ़ने का, तो घातक ऑप्टिक्स लिखना तुम. ये एक किताब है जो हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ते थे IIT में. यू कैन पिक दैट अप एंड यू कैन रीड इट. ठीक है, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ये सब वो सब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है तुम लोगों को फिलहाल. फॉर्मेट्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके एक बेसिक प्रूफ है स्नेल्स लॉ का, जो तुम लोगों की मॉड्यूल में है. वहां तक देखना है तो देख लो, उसके बियॉन्ड देखने की जरूरत नहीं है. तुम लोगों को फालतू में टाइम वेस्ट होगा. डू नॉट गेट इनटू दैट स्टफ. ठीक है, घातक ऑप्टिक्स लिख देना गूगल पे, किताब आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना.
and you can read from that, but not suggested. Okay, ये वाला पेज कॉपी कर लिया भाई सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, अब देखो एक लास्ट चीज बता देता हूं मैं तुम लोगों को, 2 मिनट का क्लास एक्सटेंड हो जाएगी। लास्ट चीज क्या है कि भाई एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलते हैं हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसका मतलब क्या है, जस्ट हेडिंग डाल देता हूं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। यार मान लो हमारे पास पानी के अंदर एक सोर्स ऑफ लाइट, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है एस, जिससे लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है। तो एक एंगल के बाद लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी। ये रे ऑफ लाइट बाहर निकल गई, ये भी बाहर निकल गई, ये भी बाहर निकल गई, ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, सॉरी इसके पहले वाली ऐसे चली गई, अब ये वाली निकल नहीं पा रही। तो बाहर से अगर कोई देखेगा ना तो उसकी आंखों तक यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, उसको ऐसा लगेगा यहां से रोशनी आ रही है, यहां से उसको कुछ भी आते हुए दिखेगा नहीं बाहर, यहां से कोई भी बाहर रे नहीं दिखेगी उसको। तो उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ इतना एरिया जो है ये इल्यूमिनेटेड है। ये एक सर्कल बनता है, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। फॉलो कर रहे हो? यस सर, समझा। Yes, sir. तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस निकालना होता है, तो वो रेडियस निकालना बहुत आसान होता है। तुम बोलो कि भाई ये आखिरी रे है जो बाहर किसी को दिख सकती है, ठीक है, ये वाली रे सीधा सीधा सीधा, ओके, एंड यहाँ पर बीच में कोई और रे होगी अगर, तो वो भी बाहर वाले लोगों को दिख जाएगी, ये भी बाहर के लोगों को दिख जाएगी इस तरह से। अब इसके अलावा कोई और रे अगर तुम बनाओगे, लेट्स से ये वाली रे बनाओगे, तो ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ये किसी को नहीं दिखने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ जिसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलते हैं, वो ये रहा, दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसका मतलब क्या है, बाहर अगर कोई भी खड़ा है तो उसको ऐसा लगता है इस सर्कल में से रोशनी आ रही है। फॉलोड? सर आप वो रीजन बताओगे, वो लास्ट वाली रे रिफ्लेक्ट होगी? एक मिनट। सो दिस इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अच्छा इसको ऊपर ही मार्क कर देता हूं मैं कि दिस इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब इसका रेडियस अगर मुझे निकालना है, एक मिनट रुक जाओ, मैं बाद में वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका रेडियस अगर निकालना है तो काफी आसान होता है। यू रिक्वायर दिस डेप्थ, यू रिक्वायर दिस डेप्थ ऑफ द सोर्स। अब देखो ये जो एंगल है इसको क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं, दिस एंगल इज द क्रिटिकल एंगल, दिस इज थीटा सी। अगर ये थीटा सी तो ये भी थीटा सी हो जाएगा, दिस वुड आल्सो बी थीटा सी। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, tan of theta c is equals to r by d। तो जो रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस आता है वो आता है, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस आता है वो आता है d इंटू tan थीटा सी। और tan थीटा सी को लिख सकते हो तुम sin थीटा सी बाई cos थीटा सी, sin थीटा सी अपॉन cos थीटा सी, और cos थीटा को लिख सकते हो रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर। सही है? और देखो जो sin थीटा सी है उसको तुम क्या लिख सकते हो, sin थीटा सी इज इक्वल्स टू म्यू 1 बाई म्यू 2। ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो क्या होता है एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बियॉन्ड, उससे बड़ा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो टीआईआर होता है, रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। फॉलो कर रहे हो? हेलो? Yes, sir. यस हाँ सर। sir. Yes. Sir, can you show the slide before this for a second? एक मिनट रुक जाओ। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इस पे भी सवाल होते हैं तुम्हारे होमवर्क में होंगे। So that is sin square theta c, no? कहां पर? नीचे ना, ये वाला Formula sin, है, हाँ. sin स्क्वायर लिखा है मैंने, हाँ, आई हैव रिटन स्क्वायर ओवर है, बिल्कुल। सर चलो ठीक है, हाँ बोलो यार बोलो। वो बात रिपीट करोगे, वो लास्ट वाली रे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है? ये बताओ यहाँ पर ये जो एंगल है इसको मैं कौन सा एंगल बोलता हूँ? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे बताओ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा सी से बड़ा है कि उससे छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, सामने कोई रे ऑफ लाइट जाएगी कि कंप्लीट टीआईआर हो जाएगा ना? होगा, हाँ। तो यहाँ पर मेरे को टीआईआर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर टीआईआर देखने को मिल रहा है। ओके सर। तो बाहर अगर किसी की आंखें हैं तो उसको क्या दिखेगा, सिर्फ इतने रीजन में से बाहर रोशनी आ रही है,
बाकी इसको छोड़ के कहीं और कुछ रोशनी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो लेट्स से अंधेरा है, रात हो रखी है, और तुम यहाँ पर पानी के अंदर जाके टॉर्च जला दो या फिर कोई भी चीज जला दो, तो इतने रीजन में अंधेरा दिखेगा, सिर्फ इतनी सी रीजन में बाहर अगर देखोगे तो रोशनी दिखेगी। ओके, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोल देते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहना। दैट्स इट। होमवर्क करके आना नेक्स्ट क्लास तक भाई, ठीक है। मैंने होमवर्क नया वाला अपलोड कर दिया है, मैंने फोल्डर्स बना दिए प्रॉपर, ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। जस्ट मेक श्योर तुम पढ़ो, ठीक है। होमवर्क करके देखो, वो जो डीपीपी है दैट इज जस्ट अ प्रैक्टिस, ठीक है। कि भाई लेट्स से तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड यू हैव अ टेस्ट कमिंग अप एंड यू वांट अ सैंपल टेस्ट, एक मॉक टेस्ट चाहिए, तो मॉक टेस्ट है वो डीपीपीस, ठीक है। फॉलोड? सर अपना कितना सर बाकी अभी मतलब आप रेगुलरली डीपीपी होमवर्क में नहीं दोगे? नहीं, वो डीपीपी होमवर्क के लिए नहीं है भाई। Do you get to study Lagrangian mechanics as a part of EP syllabus? Yes. Is it related to ray optics? No. सर iPad को चार्ज में अरे लगा देंगे, ठीक है। क्लास तो चल गई, चलो ठीक है, तुम लोग जाओ नेक्स्ट क्लास में। See you guys, bye. बाय थैंक यू सर। सर, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Okay.